सर्कैडियन रिदम, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस? हमारा दिन शुरू होता है, जैसे सनसेट होगा हमारा दिन खत्म होता है, और ये जो बॉडी क्लॉक है वो बॉडी क्लॉक के हिसाब से हमारे बॉडी में हमारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और इसका जो एक पैटर्न है इसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। हम जब पहले डिस्कशन कर रहे थे तो आप 4S के बारे में बोल रहे थे, क्या आप बता सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा? तो शुगर, स्लीप, स्क्रीन एंड स्ट्रेस, ये 4S वेट लॉस के जर्नी में बहुत बहुत जरूरी है। एज अ वेट लॉस एक्सपर्ट मुझे ये रियलाइजेशन है कि इफ यू डोंट हैव अ मसल मेमोरी ऑफ एक्सरसाइज, इट इज रियली चैलेंजिंग फॉर मी टू एक्टिवेट एक्सरसाइज इन एन इंडिविजुअल। सर, व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस यू फेस इन योर प्रैक्टिस ऑफ हर्निया एंड गॉल ब्लैडर स्पेशलिस्ट? आप हो आपके कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि देयर इज एन इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। जैसे आपने कहा कि गूगल आज लोगों को सारी चीजें बता देता है। बिल्डिंग अ ट्रस्ट विद द पेशेंट इज डेफिनेटली अ चैलेंज, क्योंकि आजकल लोगों को गूगल की वजह से इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि लोग उनकी हेल्थ प्रायोरिटाइज नहीं करते। हेलो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है वो है डॉक्टर नीरज रायते। ही इज अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन। ही हैज गॉट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 19 years इन दिस इंडस्ट्री। आज जो उन्होंने हमको पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ है वेट रिडक्शन के ऊपर, वेट क्यों बढ़ता है, वेट कम कैसे कर सकते हैं, 4S प्रिंसिपल्स बिकॉज ऑफ विच वेट इंक्रीजेस, वेट कम होने के जो सर्कैडियन रिदम है, मैक्सिमम लोग सर्कैडियन रिदम को फॉलो नहीं करते, गट हेल्थ उनका खराब है, गट हेल्थ को अच्छा कैसे कर सकते हैं, सर्कैडियन रिदम को अच्छा कैसे कर सकते हैं, और इतनी चीज़ें उन्होंने शेयर की है कि वेट कम होने की वजह से लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई है, उनकी फैमिली की लाइफ कैसे चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें शेयर की है दोस्तों। तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम नीरज सर टू आवर पॉडकास्ट। हाय, वेरी गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम तो काफी दिनों से बात कर रहे हैं, आज फाइनली मिलने का मुहूर्त निकला है। लेट्स मेक गुड क्वालिटी कॉन्वर्सेशन। सुपर, यस सर। सर, तो शुरुआत करने के लिए देर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया, they were not fat initially, but if you see in last from 1 or 2 decades, the fat percentage or the obesity rate has increased a lot, which was not there in India. It was there in US, but the US culture is coming to India. Can you tell us something about it? हाँ, definitely. Actually क्या है ना, in a way we are a blessed country. क्या हुआ है कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है या रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी है उसमें हम अभी काफी आगे आ चुके हैं। तो हमें तो 1947 में ही फ्रीडम मिला है, लेकिन अभी का जो पीरियड है वो बहुत ही अच्छा पीरियड है। इट्स अ पीरियड ऑफ अबंडेंस। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें बहुत सारी मात्रा में आज अवेलेबल है। तो अगर ओबेसिटी को पर से देखा जाए तो उसके अलग अलग मायने हैं जो अभी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। उसमें सबसे जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई है वो ये है कि हमें बहुत अच्छा क्वांटिटी में कार्ब रिच का खाना बहुत मिल रहा है। करेक्ट। फिजिकल एक्टिविटी इंडियन कम्युनिटी की बहुत कम होती जा रही है। करेक्ट। और जिसे हम ब्रॉड टर्म्स में लाइफस्टाइल कहते हैं, ये थोड़ी सी इन द रेस ऑफ कैचिंग विद द वर्ल्ड थोड़ी सी या बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गई है। करेक्ट। तो डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, इजी एक्सेस टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये 3 कारणों की वजह से हमें अभी काफी सारी ओबेसिटी यहाँ दिख रही है। करेक्ट। लोगों को ऐसा लगता है कि ओबेसिटी खाली अफ्लुएंट क्लास में है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। आप रैंडमली कहीं भी जाओगे तो आपको सब्जी बेचने वाली अगर कोई लोग दिखेंगे तो उनको भी एक टिपिकल पेट की सेंट्रल ओबेसिटी है। आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर देखो, उनको भी एक टिपिकल सेंट्रल ओबेसिटी है। Correct. तो ये जो इंडिया की ओबेसिटी है ना, ये बहुत क्लासिक ओबेसिटी है। इसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। ओके। सो वी आर थिन फैट इंडियंस। थिन फैट इंडियंस, जी। गुड। तो पेरिफेरली हमें ज्यादा ओबेसिटी नहीं रहती है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, मेरे जो ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेशंस मेल्स के होते हैं वो तो यही कहते हैं, सर ये हमारा कम करवा दो, पेट हमारा कम करवा दो। तो ये एक टिपिकल ओबेसिटी है और इसके काफी सारे मायने हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट। सर, तो जैसे आपने बोला अब ये प्रॉब्लम तो आ गया है इंडिया में, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कम कैसे करें? अभी मुझे लगता है कि हमारा आज का पूरा डिस्कशन इसी पे होगा। तो इसके देयर आर लॉट ऑफ रिलेटेड थिंग्स ऑफ एन ओबेसिटी, क्योंकि जब ओबेसिटी हम सोचते हैं तो ओबेसिटी इन यंग्स
ये एक अलग चीज है, ओबेसिटी इन मिडिल एज विमेन ये एक अलग चीज है, ओके, एंड ओबेसिटी इन मेन स्पेशली द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली ये एक अलग चीज है। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए या फॉर दैट मैटर वेट लॉस जो हम सब लोगों का एक ड्रीम है, उसके लिए हम सब लोगों को हमारा हुक पता होना जरूरी है। करेक्ट। तो हर एक व्यक्ति का वजन बढ़ने का कारण अलग अलग है, हाँ, और वो आप जब एक्सपर्ट से जाके बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ मेरे वजन बढ़ने का कारण ये है। करेक्ट। और जब हमें ये पता चलेगा तो हम उसके सेंट्रिक हमारा प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेट लॉस में अगर कोई है तो वो है कंसिस्टेंसी, और वो कंसिस्टेंसी के लिए भी एक हुक जरूरी है। करेक्ट। जिसके वजह से आपको मोटिवेटेड लगे कि मुझे वजन कम करना है। तो ये दो चीजों पे वेट लॉस का सक्सेस काफी डिपेंड करता है, ऐसे मुझे लगता है। करेक्ट। करेक्ट। मतलब लोग प्लान तो बहुत करते हैं कि यस नेक्स्ट वीक से 1 तारीख से मैं एक्सरसाइज करूंगा, वॉकिंग करूंगा, बट वो शुरू भी करते हैं 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर करते भी हैं, लेकिन वो जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया कंसिस्टेंसी इज मिसिंग। और अगर आपको कोई भी चीज में रिजल्ट चाहिए तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे पास जो भी पेशेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि बच्चा होने के लिए भी 9 महीने देने पड़ते हैं। करेक्ट। तो गिव 9 months फॉर योर जर्नी ऑफ वेट लॉस एंड देन यू कैन डेफिनेटली अचीव सक्सेस। करेक्ट। करेक्ट। तो अगर आपने जो भी एग्जैक्टली बोला, इफ आई रिलेट इट विथ माय पॉडकास्टिंग करियर, अभी हमारा 9वां महीना चालू है। क्या बात है। We started this podcasting journey in the month of Jan, and today we are in September. And trust me, we have received so good response from people. And especially for us, purpose was many things. Let's say transforming the lives of people, giving the right guidance to them, introducing the right stories to people कि लोग क्या success stories है जो हमारे आसपास की है. And the most important thing is for us, it's visibility and good networking with good people. So that was the purpose for us, and trust me, it's getting accomplished. And that is because of consistency. करेक्ट करेक्ट। कि अगर आप consistent रहते हो तो now people have started appreciating us. आप जो बोल रहे हो ना वेट कम होना, तो हमारा जो ब्रांड वैल्यू है it is increasing because of consistency. आपका वेट बढ़ रहा है। हाँ, ब्रांड का वेट बढ़ रहा है। That is important. करेक्ट। And that's all because of consistency. तो दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज में, not just weight reduction, anything in life, if we want to see result, we have to be consistent. So that is superb, very well pointed out. इसी में एक मैं छोटा और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम सब लोग एक तरीके के ही रहते हैं, और कंसिस्टेंसी में देयर विल बी डाउन्स, Correct. देयर विल बी डिप्स। ऐसा होगा कि कभी कभी हमारे जिंदगी में टाइम आएगा कि हम वो चीज वो वक्त पे या कुछ दिनों में ना कर पाए, बट वो छोड़ के वापस शुरू करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी के लिए। Correct. तो देयर विल बी डाउन टर्न्स, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। वो बोलते हैं ना बाउंस बैक, या फिर एक पिक्चर मैंने देखा था, उसमें क्या था, वो रीस्टार्ट। रीस्टार्ट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। आज सुबह ही मैं रितेश अग्रवाल का एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें उसने वर्ड यूज किया रीस्टार्ट। आज इमीडिएटली कनेक्टेड टू दैट मूवी जो भी आई थी ना रिसेंटली, करेक्ट, 12th फेल आई गेस, Yes. उसमें ये वर्ड था Yes. रीस्टार्ट। यस आप फेल हो गए, रीस्टार्ट करो, Yes. व्हाट्स अ बिग डील, Yes. आपने बंद कर दिया, रीस्टार्ट। यस। Sir, there are so many people who are struggling with obesity, and when they come to you, how do you determine that bariatric surgery, जो आप उसमें expert हो, that bariatric surgery is required by that person? सो फंडामेंटली ना हम लोगों का हमारे खुद के तरफ देखने का जो नजरिया है वो टोटली गलत है। Correct. सो मोस्ट ऑफ अस लुक एट आवर सेल्फ इन केजीज। Correct. तो अगर आप आंख बंद करके सोचोगे कि एक 90 kg वेट की पर्सन है, तो वो मेल है, फीमेल है, पहलवान है, Okay. इन सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। Correct. सो 90 kg मेल जो पहलवान है और 90 kg मेल जो पहलवान नहीं है, उनका वेट दोनों का 90 kg ही है, बट ओबेसिटी शायद जो पहलवान नहीं है उनमें है। Okay. क्योंकि दोज 90 kgs आर मेड अप ऑफ फैट, वाटर, मसल्स एंड बोन। Okay. तो वो 90 kg का बॉडी कंपोजिशन हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने फीमेल्स का कहा, तो हम काफी सारे ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं जिनका वजन 90 kg है और उनका हाइट 150 सेंटीमीटर है।
Okay. तो for somebody who is 150 centimeter 90 kg is definitely a morbid obesity. Correct. क्योंकि ideal weight is 100 height in centimeters minus 100. Okay. तो आपका height कितना है? 183. 183 और आपका weight कितना है? 72. 70. So you are in the best of the 183 height के हिसाब से आपका ideal weight should be 83. Correct. तो आप 72 हो, मतलब आप एकदम fit हो. तो you must be working a lot on. My height is 174 Okay. and my weight is 78 kgs. अच्छा. So ideal weight for me is 74 kgs. Okay. I give around 5 to 10 kgs of leeway to everybody. तो Correct. मतलब ideal weight के 5-10 kg इधर उधर चलता है. है. The challenge in India is that हमारा जो Indian culture है, for example 50% of population women, they don't wear pant. वो जो ड्रेसेस पहनती है उसको नाड़ी रहती है. Correct. तो उनका वेस्ट सरकमफरेंस उन्हें पता ही नहीं चलता. तो उनका वजन उन्हें पता ही नहीं चलता. उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है उन्हें पता ही नहीं चलता. तो ओबेसिटी आई है ये पता चलते चलते ऑलरेडी देर हो चुकी हुई है. Okay. तो किसको हम ओबेस कहे, किसको हम बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में डिस्कस करें, तो उनका जो आइडियल वेट है उससे 30 केजीज अगर आपका वजन ज्यादा है तो शायद हम बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं. फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि वजन के साथ साथ बीमारी है क्या, Correct. डायबिटीज है क्या, क्योंकि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, फैटी लीवर है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऐसे 26 अलग अलग बीमारियां हैं जो वजन ज्यादा होने के कारण हो सकती है. तो ऐसे सिचुएशन में भी हम बेरियाट्रिक सर्जरी का सोच सकते हैं. तो ये 30 केजीज क्यों? फंडामेंटली हमें ये समझना जरूरी है कि वजन कम करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज, ये दो ऑप्शंस छोड़ के और क्या है हमारे पास. Correct. तो डाइट आप करोगे, एक्सरसाइज आप करोगे, तो उसके साथ साथ आप कितना वजन कम कर सकते हैं उसका एक लिमिट है, और वो लिमिट यूजुअली इज 30 kgs. Correct. So loss of weight is directly proportional to amount of excess weight from your ideal weight. Okay. इसलिए जब आप वो लिमिट के बाहर जाते हो तो आप कितना भी डाइट करो, आपको एक्सरसाइज के लिए लिमिटेशंस आएंगे क्योंकि आपका वजन ज्यादा रहेगा. इनफैक्ट आप एक्सरसाइज करोगे तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है. मेरा आइडियल वेट 74 चाहिए, अगर मैं 150 केजी का हूं तो इट इज लाइक मी हैविंग 2 नीरज. Correct. On my legs. करेक्ट. सो दैट्स वेयर देन वी थिंक ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी. Correct. Correct. तो प्राइमरीली आप कोशिश करते हो कि वेट रिडक्शन नॉर्मल वे में हो जाए. Yes. अगर वो पॉसिबल नहीं है, एंड दैट पर्सन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ हाई वेट, Correct. सम डिसीजेस, Yes. right, then you suggest bariatric surgery. Very true. So there is a very nice terminology called circadian rhythm. So can you explain what is this? It's very simple. Circadian rhythm is our body clock. Okay. आप अगर सालों साल एक पर्टिकुलर तरीके से जी रहे हो तो आपको सुबह उठाना नहीं पड़ता. अच्छा. एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द मॉर्निंग अपने आप हमारी आंख खुल जाती है. ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम क्लॉक को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो गई है. करेक्ट. ऐसा क्यों होता है कि रात के एक पर्टिकुलर टाइम में हमें ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है? करेक्ट. ये भी वो क्लॉक है. तो इसलिए आपने भी ऐसे काफी सारे लोग देखे होंगे जो रात को 12-1 बजे तक नहीं सोते, क्योंकि उनका बॉडी क्लॉक अभी वो 1 बजे के सोने के लिए अडॉप्ट हो गया. करेक्ट. और जो फिर 1 बजे सोते हैं वो तो 6 बजे नहीं उठ पाएंगे. करेक्ट. तो उनका बॉडी क्लॉक देर से उठने के लिए अडॉप्ट हो गया. करेक्ट. बट यूजुअली हिस्टोरिकली हमारा जो बॉडी का क्लॉक है वो सन से कनेक्टेड है. ओके. तो जैसे सनराइज होगा हमें हमारा दिन शुरू होता है, जैसे सनसेट होगा हमारा दिन खत्म होता है. करेक्ट. और ये जो बॉडी क्लॉक है वो बॉडी क्लॉक के हिसाब से हमारे बॉडी में हमारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं. करेक्ट. और इसका जो एक पैटर्न है इसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं. करेक्ट. तो सर्कैडियन रिदम का ओबेसिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल का सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब्ड है तो हम हमारे ओबेसिटी के डाइट, एक्सरसाइज, सर्जरी कोई भी मेजर्स करें हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. हमें उसका सर्कैडियन रिदम पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. ओके. उसका बॉडी क्लॉक रीसेट करना पड़ेगा, वाह, तभी ये हो पाएगा. अच्छा. मतलब इतना डिटेल में शायद मुझे भी अभी तक पता नहीं था इसके बारे में. तो अगर कोई यहाँ पे वेट लॉस कर रहा है तो आपका बॉडी क्लॉक देखिए. आप वेट लॉस कर रहे हो और रात को 2 बजे सो रहे हो तो वेट लॉस नहीं होने वाला है. पक्का लिख लो मेरे से. सर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल, आपने अगर इकिगाई बुक पढ़ी होगी, कि खाना जो है ना 80% ही खाना चाहिए. लेकिन हमारे जो इंडियन कल्चर में जनरली, मैं जो मारवाड़ी परिवार में हम बड़े हुए हैं, तो हमें बोलता है कि भर पेट खाना खाओ.
एकदम पेट भर के खाना खा। तो हम बचपन से वो माइंडसेट से बड़े हुए हैं, लेकिन वो बुक में लिखा हुआ है कि 80% खाना जैसे आपको लगता है रुक जाओ, डोंट ईट मोर देन 80%। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? वेरी गुड। चलो मैं आपको एक सिंपल क्विज पूछता हूँ कि हमारे यहाँ मराठी में आग्रह ये एक टर्म है। करेक्ट। हाँ, आप उसका मुझे इंग्लिश का सिनोनिम बताइए। आग्रह तो जितना मैंने सर्च फोर्स या आई डोंट नो, किया, हाँ, जितना हमने सर्च किया है, एग्जैक्ट आग्रह का इंग्लिश में कोई सिनोनिम नहीं है। ओके। तो ये क्लासिक इंडियन कल्चर है। मेरी जो नीस है वो यूएस में पली बड़ी है, और जब वो इंडिया में आती है तो वो हर बार शी यूज्ड टू ग्रम्बल के ये आप लोग फोर्स क्यों करते हो? हाँ, मैंने जितना खाना है मैंने खा लिया है। करेक्ट। हमारे यहाँ हम प्यार से सेलिब्रेट करने का हमारा जो तरीका है वो डायरेक्टली फूड से लिंक है। फूड से। हम खुश है तो हम फूड से सेलिब्रेट करते हैं, करेक्ट। हम दुखी है तो भी हम फूड से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो आग्रह है, ये हमारे यहाँ के, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो ओबेसिटी का एक मेजर रीजन है। और एक्चुअली इंडियन कल्चर में, जैसे मैंने मेरे दादी से सुना है, मैंने जो पढ़ा है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि आपने कितना खाना चाहिए आप उतना ही खाओ, कि खाने के बाद अगर आप उठ जाओ और मैं अगर आपको वापस खाने के लिए बोलूं तो जितना खाया है उतना आप खा सकते हो, तो रफली 50%। अरे वाह, अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो दैट्स, मैं अगर मेरे ससुराल जाऊं तो पहले टर्न में ही मैं बस हो गया मेरा शुरू कर देता हूं सो दैट मैं वो जो खाना चल रहा है उसमें मेरा एडजस्ट करके खत्म कर सकता। पहले से ही, या फिर मैं जो करता हूँ वो मिठाई पहले नहीं खाते हैं, पता है कि बाद में वो खिलाने वाले हैं। करेक्ट। तो वो प्लेट खाली नहीं करनी है। खुद की प्लेट खाली मत करो, वो आके खिलाएंगे, लास्ट में वो खा के चुपके से उठ जाओ। करेक्ट। वेरी राइट। सर, देयर इज आल्सो, आजकल बहुत ज्यादा फैड चल रहा है 16 आवर्स फास्टिंग। लेकिन मैंने कल एक रणबीर अलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट देख रहा था, कोई अग्रवाल थी, सुमन अग्रवाल। तो शी वाज सेइंग कि शी एक्चुअली सेज 12 आवर्स फास्टिंग। सो कौन सा कॉन्सेप्ट राइट है? पूरी दुनिया 16 आवर्स और 12 आवर्स बोल रही है, सो विच वन इज राइट? अगर मुझे आप पूछोगे ना, तो ऐसा राइट और रॉन्ग कहना बहुत मुश्किल है। ओके। इट इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। हम में से कोई अगर डायबिटिक है और वो शुगर कम करने के मेडिकेशंस ले रहा है तो वो ज्यादा फास्टिंग नहीं कर सकते। अच्छा। वैसे तो फिर इंडियन कल्चर में नवरात्रि का 9 दिन का फास्टिंग भी कहा है। करेक्ट। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी का सर्केडियन रिदम क्या है। करेक्ट। बेसिकली फास्टिंग इज कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। हम अगर फास्टिंग करेंगे तो हम हमारे बॉडी का कैलोरी इंटेक कम कर रहे हैं। करेक्ट। एट द सेम टाइम अगर आप फास्टिंग करने के बाद जो खा रहे हो वो ज्यादा खा रहे हो तो वो पिछला जो फास्टिंग है उसका कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। और ये मैंने काफी देखा है कि अगर लोग एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का फास्टिंग करते हैं तो उसके बाद वो बहुत भूखे हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो खाएंगे वो नॉर्मल खाने से डबल रहता है। करेक्ट। फिर वो फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है। सो यू हैव टू फॉलो एंड ट्राई एंड लिसन टू योर बॉडी। द होल आइडिया ऑफ एनी फास्टिंग इज टू कर्टेल डाउन ऑन कैलोरीज। ओके। वैसे तो हमारे बॉडी का सर्केडियन रिदम के जो हार्मोन्स है वो तो थॉट ऑफ फूड से भी सीक्रेट होते हैं। तो अगर आप मेरे सामने अच्छा सा एक स्वीट डिश रखोगे और मुझे फास्टिंग कहने को बोलोगे तो वो फास्टिंग काम नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा हार्मोन तो ऑलरेडी सीक्रेट हो रहा है। करेक्ट। इसलिए वी हैव टू बैलेंस आउट कि व्हाट सूट्स मी, व्हाट आई कैन डू। जैसे हमने पहले कहा है, कंसिस्टेंटली। करेक्ट। जो आप कंसिस्टेंटली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर पाओगे, that will give you success in your journey of weight loss. करेक्ट। इसमें एक और मैंने सुना था कि you give so much time because of two things. One is give your time body to digest, and second healing के टाइम दो, रिपेयर करने के लिए टाइम दो बॉडी को। Is this right? या उसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं। Okay. तो हमारे बॉडी को हीलिंग के लिए डेफिनेटली टाइम जरूरी है। और ये हमारे कल्चर में ये जो फास्ट आए हैं उसका रीजन भी वही था कि दैट इज द पीरियड व्हेन आवर बॉडी विल रीजनरेट आवर सेल्फ, या हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो रीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन आजकल ये फास्टिंग जो है ना वो थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से लिया गया है। तो लोग 5 डेज फास्टिंग करते हैं और फिर वीकेंड्स को चीटिंग करते हैं। तो फिर ये फास्टिंग का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, क्योंकि जो आप फास्टिंग 5 दिन कर रहे हो वो सारा आप 2 दिन में गंवा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। करेक्ट। सर, हम जब पहले डिस्कशन कर रहे थे तो आप 4S के बारे में बोल रहे थे, क्या बता सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा? या इट्स अ एक्रोनिम व्हिच आई हैव क्रिएटेड इन द जर्नी ऑफ वेट लॉस फॉर पीपल टू रिमेंबर। ओके। एंड दीज इंक्लूड सम थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू S
एंड दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल व्हेन यू थिंक ऑफ अ वेट लॉस. ओके तो उसमें सबसे पहले है शुगर. ओके आप जो भी खाते हो उसमें शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट क्या है ये सोचना बहुत बहुत जरूरी है. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वेट लॉस की जर्नी में चीज है वो है स्लीप. ओके जो हमने सर्कैडियन रिदम कहा कि आई विल टेल यू अ स्टोरी. मेरे पास पेशेंट आए थे कंसल्ट के लिए, हमने उसका वेट लॉस का पूरा ऑडिट किया और उनके ट्रिगर्स फाइंड आउट करके उनको काउंसलिंग किया. एंड वी यूज्ड टू फॉलो विद द पेशेंट वेरी रेगुलरली. एंड 3 months डाउन द लाइन हमें डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स रिजल्ट्स नहीं मिले. ओके फिर हमने वापस सारी चीज़ों पे ऑडिट किया एंड वी इंटरव्यूड द कैंडिडेट और हमने पूछा कि भाई आप सोते कब हो. तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कहा जो आजकल की यूथ का बहुत कॉमन है कि वो बहुत देर से सोते हैं और देर से उठते हैं. तो दैट वाज द सेम इन हर केस. तो फिर मैंने कहा हाँ, क्योंकि इनका स्लीप पैटर्न सही नहीं है, इनका सर्कैडियन रिदम सही नहीं है. दो हम डाइट कर रहे हैं, दो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दो हम वेट लॉस की सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, हमें वेट लॉस का सक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि स्लीप पैटर्न करेक्ट नहीं था. करेक्ट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस इन टुडेज वर्ल्ड इज स्क्रीन. करेक्ट आप अगर देखोगे तो हम में से सारे लोग किसी ना किसी स्क्रीन से एडिक्टेड है. और ये ज्यादा कॉमन है व्हेन वी आर ईटिंग फूड. तो अगर आप खाते टाइम पे स्क्रीन के साथ खाना खा रहे हो तो जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उसका हमें पता ही नहीं. करेक्ट करेक्ट ऑन द टॉप ऑफ इट, स्क्रीन देखते टाइम पे अगर कोई इमोशंस उसके साथ आ रहे हैं, जैसे कोई आप लाफ्टर देख रहे हो तो उससे वो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं. दैट मेक अस ईट मोर. अच्छा क्योंकि हर इमोशन इज अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी. सो अगर पॉजिटिव इमोशंस हो या निगेटिव इमोशंस हो तो वो बैलेंस नहीं आता और उसमें हम ज्यादा क्वांटिटी खाने का टेंडेंसी रहता है. ओके इसलिए आई थिंक स्क्रीन इज समथिंग विच शुड बी अ कंप्लीट नो नो व्हेन वी आर हैविंग फूड. अच्छा बिकॉज दैट अफेक्ट्स आवर ओवरऑल इंटेक क्वांटिटी एंड कैलोरी कंटेंट. एंड द फोर्थ एस इज स्ट्रेस. करेक्ट तो शुगर, स्लीप, स्क्रीन एंड स्ट्रेस, करेक्ट ये 4 एस वेट लॉस के जर्नी में बहुत बहुत जरूरी है. आप सारा कुछ कर लो लेकिन अगर आप आपका स्ट्रेस कर्टेल नहीं कर रहे हो तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल सिक्रीट करती है और कॉर्टिसोल इज ए हार्मोन ऑफ डिफेंस. करेक्ट इट इज ऑलवेज सिक्रेटेड इन फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स. करेक्ट मतलब जब हम बहुत डरे हुए रहते हैं या बहुत एग्रेशन में रहते हैं तो कॉर्टिसोल सिक्रेट होता है और कॉर्टिसोल को बहुत सारी एनर्जी लगती है. इट्स लाइक कोल इंजन जो बहुत फास्ट स्पीड में भाग रहा है तो उसको बहुत ज्यादा कोल डालना पड़ेगा. करेक्ट सो देन वी टेंड टू ईट मोर. ओके सो आप ये कॉमनली देखोगे कि जिन जिन कैंडिडेट्स में उनका वजन ज्यादा है, सब क्लिनिकल स्ट्रेस इज अ नोन एंटिटी. ओके सो अनलेस वी वर्क ऑन देयर स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स वी विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स. तो ये सारी चीजें वेट लॉस की जर्नी में बिसाइड्स कैलोरी एंड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. करेक्ट करेक्ट. तो पहले के ज़माने में जो स्ट्रेस होता था वो होता था कि जंगल में शेर आएगा, शेर खा लेगा. लेकिन आजकल का जो स्ट्रेस है इट इज़ वर्क स्ट्रेस, फोमो का स्ट्रेस, कितने स्ट्रेस है, पॉलिटिक्स का स्ट्रेस ऑफिस में. तो फिर एक कॉमन आदमी कैसे स्ट्रेस से बचे? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमें हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस से बचना है तो हमें बहुत ही निर्लज होना पड़ेगा. अच्छा बिकॉज अनलेस हम किसको क्या परसीव होता है उससे बाहर नहीं निकलेंगे हम हमारे स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाएंगे. करेक्ट करेक्ट और अगर हम हमारे स्ट्रेस को कोप अप नहीं करेंगे तो इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हार्म अस ओनली. करेक्ट तो सर सलामत तो पगड़ी 50. करेक्ट करेक्ट. एक बार मुझे मैंने इसके बारे में सुनी है कि जब स्ट्रेस आता है तो आप जैसा फाइट और फ्लाइट आपने जैसे बोला वो मोड एक्टिवेट होता है तो बॉडी के जो बाकी के फंक्शंस है बॉडी बोलता है भाई उसकी अभी स्टॉप करो, अभी भागना है, अभी एनर्जी चाहिए. तो इज इट राइट कि डाइजेशन आपका, आपके जो बाकी के फंक्शंस होता है बॉडी वो टाइम के लिए बंद करती है जब स्ट्रेस होता है? करेक्ट. सो उसका एक सिंपल सिमिली मैं मेरे पेशेंट्स में बोलता हूँ कि अगर आपको नॉर्मल भूख लग रही है, अगर आपका नॉर्मल रेगुलरली पेट साफ हो रहा है ओके तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी हेल्दी है. करेक्ट. इफ यू आर नॉट फीलिंग योर हंगर मोर, मतलब
बहुत ज्यादा भूख लग रही है या कुछ भी भूख नहीं लग रही है, ये दोनों निगेटिव साइंस है। अच्छा, पेट अगर बराबर से हमारा रेगुलरली साफ नहीं हो रहा है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल काम कर नहीं रही है, और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर हेल्थ, करेक्ट, जिसको हम गट हेल्थ कहते हैं। अच्छा, और इसके वजह से ये सिंपल चीजें से हम पता कर सकते हैं कि इज देयर अ स्ट्रेस इन आवर लाइफ और इफ देयर इज नो स्ट्रेस इन आवर लाइफ। ओके, मतलब स्ट्रेस पे हमको काम करना ही पड़ेगा। अगर हमको फिट रहना है तो वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। बेसिकली आई थिंक स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट यू थिंक एंड देन यू गेट दैट फीलिंग ऑफ टेंशन। अगर मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूं तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि जब भी हम लेट नाइट जगते हैं, सो इफ वी आर स्लीपिंग लेट तो हमें भूख लगती है। करेक्ट, हम रात को कुछ ना कुछ बंद हो गया था, बिंज ईटिंग। तो दैट इज अगेन अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। करेक्ट, नॉर्मली अगर आदमी सोता है तो वो कुछ खाता नहीं है, लेकिन अगर वो इफ ही रिमेन्स अवेक ही फील्स हंग्री, करेक्ट, एंड व्हेन ही फील्स हंग्री ही वांट्स फूड आइटम्स व्हिच आर रिच इन कैलोरीज, करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई अगेन एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड टू द सर्कैडियन रिदम। करेक्ट। तो ये सारा इतना इंटरेस्टिंगली कनेक्टेड है, इतना इंटरेस्टिंगली एक्चुअली सिंपल है, पर हम उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मतलब रात के 1 बजे आपकी बॉडी रिपेयरिंग मोड पे होना चाहिए और उसको आप डाइजेशन मोड पे डालते हो, और कुछ देकर मतलब रिपेयर की जगह फिर आपकी बॉडी डाइजेशन में बिजी हो रही है। उसका इफेक्ट आपका जो मॉर्निंग का पेट साफ होना है वो बराबर से नहीं होगा। अगेन दैट्स एन इंडिकेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस, and that's a clear cut indication that we need to repair. Correct. मतलब it's a vicious cycle which we are stuck in. Correct. Stress, digestion problem, ये सब कुछ जो problem है, it's a vicious cycle. Everything is linked. Everything is linked to that circadian rhythm. Correct. Superb. सर, जैसे आपने अभी एक वर्ड बोला जो है gut health. So can you explain to our audience what is gut health and how can we take care of our gut health? So कंसेप्चुअली ये एज्यूम किया गया है कि हमारे बॉडी के जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हार्मोन्स रिलीज होने के लिए जो स्टिमुलस हमें लगते हैं, वो स्टिमुलस हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से शुरू होते हैं। तो आप अच्छा खाना खा रहे हो या बुरा खाना खा रहे हो, आप स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आपके खाने का टाइमिंग क्या है, आपके खाने की स्टाइल क्या है, मतलब आप ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हो, कम स्पाइसी खा रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारी गट के हार्मोनल रिलीज में रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और ये जो गट से स्टिमुलस हार्मोन रिलीज होंगे ये हमारे बॉडी का पूरा फिजियोलॉजी बिल्ड करेंगे। सो इसीलिए हम हमारी गट हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि हम क्या खाते हैं, हमें भूख लगती है कि नहीं लगती है, और हम टाइमली रोज मोशंस पास विदाउट एफर्ट्स करते हैं कि नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली हमारे हेल्थ से कनेक्टेड है। करेक्ट। तो गट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और उसका नॉर्मल फंक्शन ये हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्लियर आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में एंडोक्राइन हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जैसे कि थायराइड है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड है। तो आज की तारीख में साइंस ये कहता है कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। और वो हार्मोन्स सिक्रेट करता है जो हमारे स्ट्रेस के लिए, जो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जो हमारे वेट गेन के लिए, जो हमारे वेट लॉस के लिए कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा। सो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है गट हेल्थ में? लोग कहाँ मिस कर रहे हैं बस को? मतलब आज इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है गट हेल्थ के ऊपर? आई थिंक प्रॉब्लम यह है कि हम आजकल खाना टंग से, मतलब विश से और दिमाग से ज्यादा खा रहे हैं, rather than, so we are eating more by the instinct than what is right for us, what is right and what is needed, what is healthy probably, what is healthy. हाँ, तो एक्चुअली जो कुक्स रहते हैं उनको ये सिखाया गया है कि खाना खाने के पहले लोग खाना आंखों से खाते हैं। सो हमारे सामने जो खाना आता है वो अगर दिखने में बहुत अच्छा हो तो हमें वो खाने के लिए बहुत टेम्पटेशन होता है। उसी तरह से हमारे सामने जो खाना आता है वो अगर टेस्ट में मीठा हो या उसमें स्वीट रहेगा तो वो ज्यादा एडिक्टिव रहता है। करेक्ट। तो इसलिए मैंने जो 4S कहे, इसलिए एक उसमें इंपॉर्टेंट शुगर भी है। तो आज का जो खाना आता है वो बहुत प्रोसेस्ड रहता है,
जो कि वो बहुत प्रोसेस रहता है, हमारी सिस्टम उसको इजीली एब्सॉर्ब कर रही है, और जो कि हमारी सिस्टम उसको इजीली एब्सॉर्ब कर रही है, ये सारा ओबेसोजेनिक खाना हम खा रहे हैं. तो आई थिंक वी आर गोइंग समवेयर रॉन्ग इन composition of our food plate. If I have to tell you the ideal composition of our food plate, the ideal composition of food plate should have 3 important components. Okay. 1 portion of carbohydrates. तो हमने ये कॉन्स्टेंटली सोचना चाहिए कि मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स जो खाने में आ रहे हैं वो कौन से आइटम्स कार्बोहाइड्रेट्स रिच है. Okay. 1 portion of proteins जो काफी सारे इंडियन मील्स में मिसिंग है. Correct. एंड द 3rd portion is of fiber. तो अगर हमारा फूड प्लेट ये 3 चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बनता है तो इट इज गोइंग टू बी अ हेल्दी खाना. ये सिंपल लैंग्वेज में मैं कह सकता हूँ. सर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फाइबर के 2-3? यस डेफिनेटली. सो सबसे फेवरेट हमारा खाना क्या है? दाल खिचड़ी. वाह. तो दाल खिचड़ी में से जो खिचड़ी है दैट इज कार्बोहाइड्रेट. ओके. जो दाल है वो प्रोटीन है. ओके. और उसमें जो हम सब्जी डालते हैं वो फाइबर है. करेक्ट. सो आज की तारीख में दाल खिचड़ी में वो रेशो मेंटेन अगर हम नहीं करते हैं तो वी आर गोइंग समवेयर रॉन्ग इन आवर फूड. करेक्ट. चलो हम हमारा इंडियन स्टैंडर्ड फूड प्लेट लेते हैं कि हमारे खाने में आइदर रोटी रहेगी या भाकरी रहेगी. करेक्ट. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है. उसके साथ दाल रहेगी, प्रोटीन है. दही छाछ रहेगा, प्रोटीन है. ओके. अगर आप राइस और दाल भात, हम दाल ही कहेंगे. पीली दाल. राइस और पीली दाल रहेगी. तो राइस इज कार्बोहाइड्रेट्स, पीली दाल इज प्रोटीन. सो ये रेशियो कांस्टेंट है. तो आप ये हमारा इंडियन फूड अगर देखोगे तो नॉर्मल हेल्दी इंडियन फूड इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड डाइट. करेक्ट. उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें प्रोटीन्स का और फाइबर का अच्छा रेशियो मेंटेन किया गया है. करेक्ट. नॉर्मली. लेकिन आज हम ब्रेकफास्ट में अगर कोई भी चीज खाते हैं तो क्या खाते हैं? पोहा. प्रोटीन्स कहाँ है? नहीं है ना, नहीं है प्रोटीन्स. पोहा में इट्स ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. आप पोहे के साथ दही कंबाइन करो, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए. या पोहे में थोड़ा सा हमारा जो शेंगा रहता है वो डालो, दे आर ऑल प्रोटीन्स. करेक्ट. या पोहे के साथ कुछ लोग तर्री लेते हैं. करेक्ट. तो तर्री में ऑयल कम करके अगर वो दाल डालेंगे तो वो प्रोटीन्स है. Correct. So consciously we will have to think that in my portion of the meal what are carbohydrates, what are proteins and what is fiber. Superb sir. सर लेकिन आप जनरली देखा गया है कि इंडियंस में बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं. आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन ज़्यादा आ जाता है, लेकिन फिर अगर वेजिटेरियन है तो प्रोटीन्स वो क्या ले सकते हैं? जैसे आपने एक दाल बोला, और क्या क्या है? इनफैक्ट वेजिटेरियन में ही प्रोटीन्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अच्छा. नॉन वेजिटेरियन में तो चिकन है, करेक्ट, फिश है, एग है, एंड इट एंड्स देयर. करेक्ट. आप वेज में जाओगे तो ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस, ओके, ये प्रोटीन्स है. सब में प्रोटीन्स है. तो वो पल्सेस में हमें सारी वैरायटी है. हमें तूर दाल है, काली दाल है, छोले है, ये सारे पल्सेस है जो वैरायटी दे सकते हैं. और हर रोज हम एक नई तरह की सब्जी खा सकते हैं. पनीर है. करेक्ट. So all milk and milk products are all proteins. तो पनीर है, दही है, चीज है, टोफू है, सोया है, all beans are all proteins. So in fact वेज में बहुत सारे प्रोटीन्स के ऑप्शन अवेलेबल है कंपेयर्ड टू नॉन वेजिटेरियन फूड. सर जैसे आजकल आप देख रहे हो आपके पास जो पेशेंट आते हैं ओबेस तो है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल हैव गैस प्रॉब्लम, फार्टिंग प्रॉब्लम. तो इसका क्या सोल्यूशन है, और कितना अगर हम फार्ट करते हैं तो कितना ओके है? क्योंकि एवरीवन फार्ट्स, कितना मतलब ज़्यादा है, एक्सेस है? अगेन मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमारे ये डिस्कशन सुनने वालों को थोड़ा सा रिपीटेटिव लगे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन हेल्थ केयर और रिलेटेड टू हेल्थ are very simple. Correct. So gas formation is directly proportional to lack of physical activity. Okay, one. Gas formation is directly proportional to lack of fiber in our diet. Okay. तो हम हमारे डाइजेशन में अगर गैस बन रहा है तो वो फाइबर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. अच्छा. हम हमारे डाइजेशन में अगर गैस बन रहा है तो एक्सरसाइज करने के साथ वो गैस टाइमली रिलीज हो जाता है. करेक्ट. तो जो भी पेशेंट्स हमारे पास गैस का ट्रबल लेके आते हैं उसमें से हम एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर देखते हैं और वो है डायबिटीज. अच्छा. तो जो पेशेंट्स को डायबिटीज हो उनका नॉर्मल गट मोटिलिटी अफेक्टेड रहता है. Okay. और उसके वजह से उन्हें गैस का
टेंडेंसी रहता है। तो इसलिए वो पेशेंट्स में टाइटर शुगर कंट्रोल कैन अवॉइड द इश्यूज रिलेटेड टू गैस। ओके, तो डायबिटिक पेशेंट्स का गैस प्रॉब्लम, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स का गैस प्रॉब्लम, ये टोटली अलग चीजें हैं। तो जो भी गैस प्रॉब्लम्स कहने वाले लोग हैं वो आइदर एल्डरलीज है जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर कोमॉर्बिड है जिसमें उनका डायबिटीज का इशू है और उसकी वजह से उनको ये गैस का प्रॉब्लम है। तो हर एक पेशेंट का वो प्रॉब्लम का कॉज समझ के उसका अगर करेक्शन करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, वेरी गुड सर। जैसे आजकल मेरी वाइफ सात्विक वुमेन करके है, शुभा जैन करके है, उसकी बहुत बड़ी फैन है। तो उसमें वो सजेस्ट करता है कि आजकल दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो यू शुड नॉट ड्रिंक मिल्क इफ यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट। आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। उसको एक और वर्ड है लैक्टोज इंटॉलरेंट। Correct. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट इट? So I will tell you a simple mantra and that will be useful for everybody who is watching this. ओके, Anything in excess is harmful to life. करेक्ट। So milk has been basically made to feed the kids or the newborns. करेक्ट। So मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जो उनके बच्चों को 2-2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। करेक्ट। बट हमें ये समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्सक्लूसिवली मेंट टू बी गिवन फॉर बेबीज फॉर ओनली फर्स्ट 4 months. करेक्ट। 4 महीने के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बाकी के फूड आइटम्स भी ऐड करना जरूरी है, वरना उनका इम्यूनिटी अफेक्ट हो सकता है। करेक्ट। और अगर उनका इम्यूनिटी अफेक्ट होता है तो उसका कारण वो जो कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीड है वो है। तो आप अगर कोई भी ऐसे बच्चों को देखोगे और वो दुबले पतले रहेंगे तो हमें उनके हिस्ट्री में ये पता चल सकता है कि दे आर ऑन अ प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीड। सिमिलरली जो मिल्क हम हमारे डे टू डे लाइफ में लेते हैं तो दैट मिल्क इज अ गिफ्ट ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ओके, लेकिन अगर हम उस मिल्क का एक्सेस करके हर चीज में अगर मिल्क को ऐड करते रहेंगे तो वी हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके। तो इफ यू बैलेंस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क then the lactose intolerance should not be an issue in the general population. Correct. There can be some subset of people जिनमें lactose के related hormone digestive enzymes हमारे body में deficient रह सकते हैं और उन्हें lactose intolerance का problem रह सकता है। But as a masses, restricting the quantity of milk consumed in a day can help us in dealing with lactose intolerance. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे जो गूगल डॉक्टर होते हैं। आई एम श्योर आजकल आप जानते होंगे कि पेशेंट पूरा गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आप कुछ एडवाइस देते हो, नहीं डॉक्टर साहब मैंने तो ये पढ़ा है, ऐसा है वैसा है। तो हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ पेशेंट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे ना तो उसका अल्टीमेट डायग्नोसिस कैंसर रहता है। तो इसलिए काफी सारे पेशेंट वो डर के वजह से आते हैं कि हमें कोई कैंसर तो नहीं हो गया। करेक्ट। तो इनफैक्ट मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि मेरे पेशेंट्स गूगल करें, क्योंकि फिर उन्हें डॉक्टर का वैल्यू पता चलता है एक, ओके, और दूसरा देन दे कैन डू द राइट रिसर्च। तो जब मेरा कंसल्ट होता है तो मेरे कंसल्ट के साथ मैं मेरे पेशेंट्स को कुछ कीवर्ड्स देता हूँ। अच्छा। और उनको कहता हूं कि आप ये कीवर्ड्स के साथ गूगल करो। ओके। तो उससे क्या होता है कि अगर आप बिना डायरेक्शन के, बिना जीपीएस के रोड पे चलाओगे तो आप कहां पहुंचोगे आपको पता नहीं चलेगा। आप विथ जीपीएस अगर ड्राइव करोगे तो आपको जहां पहुंचना है आप सही जगह पहुंच जाओ। करेक्ट। देन देयर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक वेबसाइट्स विच आर अवेलेबल टुडे ऑन द गूगल। तो हमें हमारे पेशेंट्स को डेटे टाइम पे कीवर्ड्स के साथ वो वेबसाइट्स का भी रेफरेंस दे देते हैं कि आप ये वेबसाइट पे जाके सर्च करो तो यू विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट करेक्ट। एंड दैट डेफिनेटली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिसीज प्रोसेस बेटर फ्रॉम द पेशेंट्स। सुपर सर। सर इफ यू कैन मैजिकली इन्वेंट अ पिल विच कैन सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम, या आप विश कर सकते हो कि ये हो जाना चाहिए, तो आप क्या विश करोगे? चलो आई विल टेल यू अ किस्सा इन माय लाइफ जहाँ पे वेट लॉस के सारे कंसल्ट्स होते हैं। तो मैंने एक ऐसे गांव से आए हुए पेशेंट्स को कहा कि वेट लॉस के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, एक्सरसाइज का क्या? ओके। उन्होंने कहा हाँ मैंने रखा है ना एक बंदा, वो मेरे लिए एक्सरसाइज करता है। तो इफ आई हैव टू रियली मैजिकली इन्वेंट अ पिल, आई विल इन्वेंट अ पिल व्हिच कैन गिव मी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सरसाइज। करेक्ट। ऐसे पिल लेते से आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे। करेक्ट। अगला 40 मिनट या 1 घंटे के लिए। नहीं, उतना भी लोगों के पास एफर्ट्स नहीं है। वो लोग दे विल टेक पिल एज एन सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सरसाइज। सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सरसाइज। ओके। आई थॉट कि आप वो बोल रहे हो कि वो पिल लेते से लोग
एक्टेड हो जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए. फ्रैंकली स्पीकिंग, गिवन अ चॉइस, मुझे नहीं लगता कि काफी सारे लोगों को एक्सरसाइज करने में मजा आता है. ओके. क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में एक्सरसाइज हैज नॉट बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, एंड दैट हैज बीन वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ आवर ओबेसिटी. क्योंकि हम हमारे रैट रेस में इतना घुस चुके हैं, हमारे सारे बच्चों को हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, तो वो हमारे उनके यंग एज 6-7 से ही डिफरेंट कॉम्पिटिटिव चीजों में घुस जाते हैं. करेक्ट. और उसके वजह से आज के हमारे स्कूलिंग में एक्सरसाइज ऑलमोस्ट नील हो चुका है. करेक्ट. और एज अ वेट लॉस एक्सपर्ट मुझे ये रियलाइजेशन है कि इफ यू डोंट हैव अ मसल मेमोरी ऑफ एक्सरसाइज, इट इज रियली चैलेंजिंग फॉर मी टू एक्टिवेट एक्सरसाइज इन एन इंडिविजुअल. ओके. तो अगर आप आपके एज के बहुत जल्दी रेगुलरली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो, जो हमें बॉडी कॉम्पोजिशन से, मसल मास से पता चलता है, तो इट इज इजी टू लूज वेट इन द लेटर हाफ ऑफ लाइफ. ओके. सो एक्सरसाइज हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, and there is no magic pill as a substitute to exercise. Correct. Sir, what are the common challenges you face in your practice of hernia and gallbladder specialist? आप हो आपके common challenges क्या आते हैं आपको? सबसे important challenge ये है कि there is an information explosion. जैसे आपने कहा कि Google आज लोगों को सारी चीजें बता देता है. Building a trust with the patient is definitely a challenge, क्योंकि आजकल लोगों को गूगल की वजह से इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि लोग उनकी हेल्थ प्रायोरिटाइज नहीं करते. मेनी टाइम्स वी सी पेशेंट्स इन अवर प्रैक्टिस जिनको इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है, और वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का एग्जाम है तो मैं उसके बाद करूँ क्या, या फिर मेरे घर में पूजा है उसके बाद मैं ट्रीटमेंट करूँगा. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट every disease is broadly divided into 3 broad headings. Okay. One is elective, जहाँ पे जो भी हमारा हेल्थ प्रॉब्लम है हम अच्छे से प्लान करके कर सकते हैं. Okay. Second is an emergency, जहाँ पे we don't have a choice, we have to get admitted to the hospital now and should treat it on emergency basis. And third is priority, जहाँ पे आप समझ लो आपका प्रॉब्लम क्या है, जो भी इमीडिएट कमिटमेंट्स है वो फुलफिल कर लो, लेकिन उसके बाद द फर्स्ट थिंग व्हिच शुड कम इज करेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम. करेक्ट. सो हम ये पेशेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट ये इमरजेंसी है, ये प्रायोरिटी है, या ये इलेक्टिव है. आप इलेक्टिव है तो टेक योर ओन टाइम, डरो मत, शांति से सब चीजें करके बट कर लो. क्योंकि आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, काफी सारी ट्रीटमेंट इतनी ईजी हो गई है कि हमारे गॉल ब्लैडर की सर्जरीज, हर्निया की सर्जरीज, हॉस्पिटलाइजेशन इज जस्ट 2 days. Correct. You can plan your surgery over weekend, get it done and go home in a couple of days. Correct. What is needed is proper guidance and proper planning. Completely agree with you. सर, जनरली देखा गया है कि इंडियंस में एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत है, और जितना हम खाने का ये रूटीन चेंज हो रहा है और लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और बढ़ रहा है, और जनरली लोग क्या करते हैं, इनो या कुछ भी ले लेते हैं एंड देन दे बिलीव द प्रॉब्लम इज सॉल्व. सो इज दिस अ मेजर प्रॉब्लम विच दे आर डूइंग, और इज दिस राइट? ओके, चलते रहना चाहिए ऐसा? नहीं. सो मेरे फादर फिजिशियन थे, तो उनका एक कोट था और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो मैं हर एक पेशेंट्स को बोलता हूँ, ओके, कि एवरी मेडिसिन इज ए केमिकल. करेक्ट. इफ यू कंज्यूम इट फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, इट कैन अफेक्ट यू. Completely agree. So as in my day-to-day practice, I will see to it that जितना कम से कम मैं medications prescribe करूँ, वो मेरा intent रहेगा. Correct. तो जो लोग easily over the counter कोई भी medications ले रहे हैं, वो ये समझ लो कि कोई ना कोई chemical for longer duration consume कर रहे हैं. Correct. तो there is no easy solution of a pill to solve long-term problems. Correct. We will have to understand the disease process, see what is going to help us in long run to curtail medications and make us healthy or tablet or disease free. So जैसे काफी सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैं आज एक मंत्रा देने वाला हूँ. Okay. The best medicine for controlling your sugar is exercise. Correct. तो आप जो भी कर रहे हो, जो भी मेडिकेशंस ले रहे हो, उसमें एक्सरसाइज ऐड करो, ट्रस्ट मी, आपके मेडिकेशंस 50% से कम हो जाएंगे. तो सिमिलरली वी विल हैव टू ट्राई एंड वर्क ऑन डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम करना. ये सारी चीजें हमारे ये केमिकल कंजम्पशन को कम कर सकती है एंड ओवरऑल हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकती है. करेक्ट. सर, इज देयर एनी पीस ऑफ एडवाइस विच यू गिव जनरली टू योर पेशेंट एंड सीक्रेटली यू नो
कि वो ये नहीं करने वाले हैं? वो कुछ है ऐसी चीज है? आई थिंक हमारे यहाँ काफी सारे लोग ना हमारे हेल्थ के रिलेटेड बहुत कैजुअल है। करेक्ट। तो मैं तो कहता हूँ सब लोगों को, तो बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ और टू योर किड्स और टू योर फैमिली इज योर ओन हेल्थ। करेक्ट करेक्ट। आपके खुद के हेल्थ का ध्यान रखो हाँ। तो काफी सारी चीजें आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी। बट हमारा जैसे अभी बात हो रहा था बिफोर ये हमारा शूट, तो आप भी कह रहे थे कि लोगों को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, हाँ। लोगों को इजी सॉल्यूशंस चाहिए। करेक्ट। लोगों को ऐसे कुछ तो टैबलेट चाहिए, ऐसे कोई तो दवा चाहिए। गिवन अ चॉइस, खाना भी लोगों को नहीं खाना है, वो अगर दवा के साथ चले तो चलेगा। करेक्ट करेक्ट। बट एवरीथिंग विच वी फील इजी इज नॉट गुड, करेक्ट। and in fact everything which we feel difficult in long run is going to change something significantly productive for us. करेक्ट, कंप्लीटली एग्री विद यू सर। सर लेकिन जनरली देखा जाता है कि फैमिली मेंबर्स सफर करते हैं किसी एक फैमिली मेंबर की वजह से जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, एंड सडनली एट यंग एज ही सफर्स हार्ट अटैक एंड द एंटायर फैमिली सफर्स फॉर मंथ्स एंड देन तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? I will tell you one story. So we operated on one patient. He was the sole earning family member of the family. उनका शॉप था तुलसी बाग में। ओके। शॉप था मतलब शॉप है, और वो रेगुलरली शॉप को जाते थे। बट देन ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, और उसके बाद उनका वजन बढ़ने लगा, और वजन बढ़ते बढ़ते उनका वजन 200 किलो हो गया। 200 kg. ओके। That's when we had a consult. एंड देन मैंने उनको सारा बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में समझाया, वो रेडी हो गए। फिर हमने उनका बेरियाट्रिक सर्जरी किया, और बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद, सर्जरी खत्म होने के बाद, आई मेट द रिलेटिव्स, जहाँ पे उनकी लड़की थी, उनकी वाइफ थी। ओके। और मैंने बहुत खुशी से उनको कहा कि यू नो इनका सर्जरी इतना अच्छा हुआ है, अभी उनका वजन वापस नॉर्मल हो जाएगा, वो 100 किलो के हो जाएंगे, एंड दिस विल चेंज हिज लाइफ एंटायरली। करेक्ट। तो उनकी बीवी ने क्या कहा मालूम है? सर आपको मालूम नहीं है, इट्स नॉट हिज लाइफ, it is going to change our life entirely. Correct. And recently I had got a call from them that उनकी लड़की की शादी हो गई है. Now he is really 100 kgs and how life has changed tremendously for them. Correct. तो एक व्यक्ति का ill health पूरे फैमिली का सैंक्टिटी डिस्टर्ब कर सकता है। Correct. इसलिए फैमिली के हर एक मेंबर ने खुद के हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना बहुत ही जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। करेक्ट। मैं एक ट्रेनर को सुन रहा था, उन्होंने इतना अच्छा बोला कि आपकी बॉडी बोल रही है कि आप मेरा सिर्फ दिन में 1 घंटा ध्यान रखो, मैं आपका 23 घंटा पीक परफॉर्मेंस दूंगी। 1 घंटा। डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड ऑफ? 1 घंटा करना है हमको, हमारी तरफ से एफर्ट लेना है, और बॉडी बोलती है आप बोलो कितना पैसा कमाना है, आप बोलो क्या करना है जिंदगी में, आई विल सपोर्ट इन एवरीथिंग। हम ये ट्रेड ऑफ नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट दिस इज मोर ट्रू फॉर विमेन ऑफ द फैमिली। करेक्ट। आई हैव अ वेरी वेरी हाई रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर विमेन ऑफ द फैमिली। उनका क्या है ना, उनका फोकस पूरा फैमिली पे ही रहता है। करेक्ट। तो वो पहले शादी के बाद बच्चों का ध्यान, फिर बच्चों के बाद उनकी शादी होने के बाद उनके जो नाती रहते हैं उनका ध्यान, पूरा उसी में उनका जिंदगी चला जाता है। Correct. और मैं उन सबको कहता हूँ कि ये सब तो जिंदगी भर चलता रहेगा। आप खुद की तरफ कब देखोगे? करेक्ट। यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ, यू हैव टू मेंटेन योर हेल्थ, एंड यू हैव टू एंजॉय योर ओन लाइफ ऑल्सो। अगर आपको जिंदगी में आपकी 40-50s के बाद लाइफ एंजॉय करनी है तो आप हेल्दी तो रहने चाहिए उसके लिए। करेक्ट। आप हेल्दी रहोगे तो ही कर पाओगे। करेक्ट। बट मोस्ट ऑफ द विमेन ऑफ द फैमिली टेंड टू ignore their own health for the sake of the family. घर में जो शाम को बचा खुचा खाना रहता है वो फेंकने के बजाय वो खुद खा लेती है, and they make their own system डस्टबिन। तो मुझे लगता है कि आज अगर घर के विमेन ने उनकी खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान दिया तो ऑटोमेटिकली फैमिली का भी हेल्थ की तरफ ध्यान डेफिनेटली बढ़ेगा, और द होल फैमिली विल बिकम हैप्पी। वेरी वेल सेड सर। सर रिसेंटली आई थिंक आपका लिफ्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ था, कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दैट? इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट फॉर मी। ओके। मैं और मेरे 10 अलग डॉक्टर फ्रेंड्स, ओके, हम सारे साथ में हमारे एक दोस्त के हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ पे 4th फ्लोर पे लिफ्ट क्रैश हुई, और हम सारे 10 डॉक्टर्स 4th फ्लोर से सीधे बेसमेंट में आ गए। अच्छा। विद इन द लिफ्ट।
Okay. लकीली नन ऑफ अस हैड एनी मॉर्टेलिटी, Okay. लेकिन सारे डॉक्टर्स के फ्रैक्चर हो गए। उसमें से मैं एक भी था, मैं भी एक था। और उसके पहले आई वॉज एट द पीक ऑफ माई लाइफ। I used to visit almost every hospital in Pune to do surgeries. I was very busy as a surgeon. A week before that accident, I had won हमारे डॉक्टर्स का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बैडमिंटन चैंपियनशिप. Okay. I was winner in singles and runners up in doubles and mixed doubles. Wow. So I was at the peak of my life, Wow. and that's when this happened. मेरे पैर का लेफ्ट लॉन्ग बोन जिसको हम फीमर कहते हैं वो बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। फिर मुझे इमरजेंसी में बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट करना पड़ा और मेरा सर्जरी हो गया। एंड देन आई वाज आउट ऑफ वर्क फॉर 3 months। Okay. और ये जो मेरे जिंदगी में वाकया हुआ उससे मेरा जिंदगी की तरफ बदलने का पूरा आउटलुक चेंज हो गया। मेरा अभी पेशेंट की तरफ बात करने का नजरिया भी चेंज हो गया। Okay. बिकॉज आई हैव बीन पेशेंट, मुझे समझता है कि कोई भी पेशेंट उनके बीमारी में किस माइंडसेट से जाता है। Correct. जब मैं कैजुअल्टी में था मैंने मेरे ट्रीटिंग डॉक्टर को पूछा था कि सर मैं कब रिकवर होऊंगा, एंड उन्होंने कहा कि नथिंग, यू विल बी बैक टू योर वर्क इन 6 weeks। और मुझे नॉर्मलाइज होने में 9 महीने लगे। Okay. सो ऑल्दो आई वाज बैक ऑन माय फीट इन 6 weeks, बट आई वाज नॉट फुल्ली नॉर्मल। Correct. एंड ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन का गैप है वो पेशेंट की रिकवरी को अफेक्ट कर सकता है। Correct. In fact, I had to take one therapy session to get out of the stress and depression which I had gone through from the peak of my life to bedridden and taking help from the other family members, friends, my partner to cope up. But I am really blessed and happy that वहाँ से आज मैं वापस पूरा फिट हो गया हूँ। मैं वापस बैडमिंटन खेल रहा हूँ। अच्छा. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द IMA कॉम्पिटिशंस विच विल बी हैपनिंग इन कमिंग जनवरी। और मैं जब जीतूंगा तो मैं आपको डेफिनेटली वापस फोन करूंगा। सुपर्ब सर, ग्रेट टू सी यू बैक। सो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक की जिंदगी में ये चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे और हर एक के चैलेंजिंग सिचुएशंस अलग अलग रहेंगे। जब मेरे लाइफ में ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो रहा था तो मुझे काफ़ी सारे जो मेरे साथ में डॉक्टर्स थे वो कह रहे थे कि यू आर लकी कि तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया, लेकिन तुम्हारा फ्रैक्चर मेरे जैसा कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हर एक के लिए अपना इंजरी जो है, अपना प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली बड़ा है। और इसलिए मैंने जो मुझे मिला है उसमें एक्सेप्ट करके उससे जितने जल्दी मैं पॉजिटिवली बाहर आ सकूं, वो मेरी रिकवरी के लिए बहुत काम आएगा। तो दिस हैज़ बीन अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट फॉर मी। एंड रियली उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि मैं जिंदगी क्या जी रहा हूँ। अच्छा. जो मैं वो एक्सीडेंट के पहले पूना के ऑलमोस्ट 170 हॉस्पिटल्स में विजिट करता था। दिस इज अ डेटा शेयर टू मी बाय माय चार्टर्ड अकाउंटेंट कि सर ये कितने सारे पे आउट्स आ रहे हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स आप विजिट कर रहे हो। नाउ आई एम स्टेबल, फिक्स्ड एट वन प्लेस। आई डोंट फील इनसिक्योर अबाउट मी व्हेन आई एम बीइंग एट वन प्लेस। इनफैक्ट मेरा काम पिछले 1 साल में पहले के से डबल हुआ है। अच्छा. तो being at one place has helped me significantly. Working with a colleague who is of same age and intent, collaboration has helped me to grow significantly. Correct. I am available for my patients very easily and predictably because I am at one place. Wow. So मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट ने मुझे मेरी जिंदगी के बारे में बहुत सिखाया। शायद एक अलग सा पॉडकास्ट सिर्फ इसके ऊपर हो सकता है। यस सर, आपका एक्सीडेंट कौन से साल में हुआ था? दिस हैपेंड इन 2023। अच्छा, लास्ट ईयर ही हुआ था। ओके. उसके बाद मेरे 2 सर्जरीज हो गए। पहले सर्जरी में वो फ्रैक्चर फिक्स करके प्लेट्स लगाए थे एंड देन आई वाज ऑफ द वर्क, बेड रिडन फॉर 3 months। और उसके 1 साल बाद फिर वो जो प्लेट्स लगाए थे वो मैंने निकाल लिए। ओके. ग्रेट सर, आज जैसे आपने बोला कि आपका जब एक्सीडेंट हुआ था तो आपने थेरेपी भी ली थी। सो व्हाट रोल डज मेंटल हेल्थ प्ले इन योर ओवरऑल फिजिकल वेलबीइंग? और ये स्पेशली आज के टाइम पे जो हम डिस्ट्रैक्टेड है, स्ट्रेस लेवल ऑल टाइम हाई है, तो मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए? आई थिंक हमारे पॉडकास्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हीलिंग is directly proportional to mental health. Okay. और that is why getting cured is called healing. Okay. तो जो social stigma है mental health का वो अभी
लकीली थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि जैसे अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो हमारे बॉडी को फीवर आता है, उसी तरह से अगर हमारे माइंड को फीवर आता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट भी करनी चाहिए। करेक्ट। एंड हमारे माइंड का फीवर किस तरीके का है और उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट एक्सपर्ट ही कर सकता है। कंप्लीटली। तो काफी सारे हमारे वेट लॉस के पेशेंट्स को भी हम काउंसलिंग एडवाइस करते हैं। ओके। और मैं ये आज डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ कि हर काउंसलिंग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं रहता। ओके। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट Okay. एंड साइकोलॉजिकल काउंसिल इज टोटली डिफरेंट। करेक्ट। तो psychological counseling is a first step towards getting cured from different mind related challenges, and probably ये psychiatrists भी कहेंगे कि 50% of the mind related challenges can just get proper by proper counseling। करेक्ट। जैसे मैं मेरे काउंसलिंग का आपको किस्सा बता सकता हूँ। जो मैं डिप्रेस था तो आई हैड गॉन फॉर थेरेपी फॉर डिप्रेशन। तो मेरे काउंसलिंग ने मुझे पूछा कि अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता तो आप उसको क्या कहते। ओके। एंड मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा। क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मैं मेरे पेशेंट्स को कहता वही मुझे आज मुझको खुद को कहना है, करना है, कहना है, करना लेकिन है। वो इंसाइट मुझे वो काउंसलिंग से मिली। करेक्ट। तो अगर आज आप आपके हेल्थ रिलेटेड कोई भी इलनेसेस से जा रहे हो तो यू हैव टू इंक्लूड केयर एंड क्योर ऑफ योर माइंड इन द थेरेपी फॉर अ बेटर आउटकम। करेक्ट। मैं कैंसर में पहले 7 साल काम करता था और ये मेरा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है कि जो पेशेंट्स पॉजिटिव माइंडसेट से कैंसर्स को लेते थे और जो पेशेंट्स निगेटिव माइंडसेट से कैंसर को लेते थे, पॉजिटिव माइंडसेट वाले पेशेंट्स पूरे अच्छे हो जाते थे और निगेटिव माइंडसेट वाले पेशेंट्स ऑलवेज डिफिकल्टीज फेस करते थे। करेक्ट। तो वेदर इट इज कैंसर, वेदर इट इज एनी सर्जरी, वेदर इट इज एनी लाइफ सिचुएशन, if we take those situations with positive mindset, if we accept if we have any mind related issues and take proper therapy for it, I am sure life will change significantly for a lot of us. Very well said, sir. Superb. I think this answer is really going to change the life of people who are watching it. सर, जैसे अभी आपने बोला कि आप इनिशियल जो आपका करियर था, कितने साल कैंसर के सर्जन कितने साल थे आप? So I passed my surgery in 2002. Okay. And I practiced cancer surgery till 2012. Okay, 10 साल। Yes. करेक्ट। फिर उसके बाद आपने स्विच क्यों किया फ्रॉम कैंसर टू 10 साल करने के बाद आप तो एक्सपर्ट बन गए थे, तो आपने स्विच क्यों किया कैंसर टू नाउ? नॉन कैंसर सर्जरी, जिसको लैप्रोस्कोपिक, बेरियाट्रिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज कहा जाता है या बिनाइन सर्जरीज कहा जाता है। सो द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस्ड व्हाइल ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स इज दैट मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का पर्सनालिटी हूँ। ओके। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कितना भी अच्छा काम करूँ कैंसर में, रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। ओके। तो उसके 180 डिग्री अपोजिट अगर हम वेट लॉस सर्जरी में काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो जो पेशेंट का वेट लॉस होता है, जो सर्जरी के बाद का आउटकम होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। करेक्ट। एंड दैट हेल्प मी इन contributing significantly to the betterment of my patients. Okay. So I just extrapolated my skills of minimal access surgery, laparoscopic and robotic surgery, which I used to do in cancer surgery, to the non-cancer surgery. तो आज भी मेरे पास काफ़ी सारे कैंसर के पेशेंट्स ओपिनियन लेने के लिए आते हैं, बिकॉज बीइंग इन कैंसर फील्ड फॉर 10 years, आई हैव सीन द कंप्लीट जर्नी ऑफ अ कैंसर। क्योंकि हम कैंसर्स में ना 5 year सर्वाइवल रेट की बात कहते हैं। तो एक आदमी को अगर कैंसर हो गया तो उसका 5 साल में क्या कैंसर का होता है वो मैंने पूरे जिंदगी में वो 10 साल में देखा है। और इसलिए काफी सारे पेशेंट्स उसके ओपिनियन के लिए भी आते हैं और एंड आई ट्राई एंड हेल्प देम, बट गिवन अ चॉइस आई एम हैप्पी डूइंग अ नॉन कैंसरस वर्क बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ वर्क सैटिस्फैक्शन। करेक्ट। अल्टीमेटली वर्क सैटिस्फैक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। आर यू हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग? वेरी सुपर। Sir, can you share few experiences of your patients who were very obese when they came to you and after that now they are completely fit and fine? So in fact कैसा है मालूम है क्या? Every obese patient is a story. Correct. And every obese patient's story is different. Correct. हमारा एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग ये टेंडेंसी रहता है कि हम ओबेस पेशेंट्स को बहुत ब्लेम करते हैं। Okay. And that's why they go through lot of emotional challenges in their life, क्योंकि उनको भी उनका वजन कम चाहिए। Correct. But it is not in their control. हर एक पर्सन का जो वजन बढ़ता है उसका कारण वो खुद नहीं रहता है।
Correct. उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी, उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, उनके साथ होने वाली बीमारियां, वो भी उनके वजन बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है. Correct. The first and foremost thing which we follow as a weight loss practice is having that understanding of patient's disease. Correct. Again, I will like to quote my father who used to say, it is not allopathy, it is not homeopathy, it is not naturopathy, but empathy to the patient, Wow. which cures the patient. Correct. तो जब ये हम पेशेंट की स्टोरी सुनते हैं तो मुझे ये लगता है कि बीमारी छोड़ो, they go through lot of mental stress. Correct. Correct. And when they lose weight, when they come to weight which is our weight, their life and their mindset changes completely. Correct. So जैसे जो एक पेशेंट थे हमारे, he used to sell vegetables. He was a vegetable vendor. अली नाम था उनका, और 160 kg उनका कुछ तो वेट था. तो he used to face challenge in every small activity of the day. Okay. वो कहते थे कि सर अगर मुझे नीचे बैठ के वो जो सब्जी का थैला उठाना है तो वो भी नहीं मुझे जमता. Correct. उनका सर्जरी हो गया, उनका वजन कम हो गया. ही हैड वन ऑटो जिससे वो सब्जी लेके जाते थे, और वो कहते थे कि सर मैं उसके अंदर भी अच्छे से फिट नहीं हो सकता. अच्छा. आज अली का वजन कम हो गया है. ही हैज हिज 3 ऑटोस. Okay. Great. So look at the kind of mindset he goes through. I हाँ. quoted about weight loss and the change in family. Correct. एक वाइफ के सर्जरी के बाद हस्बैंड ने कहा कि सर मुझे मेरे बीवी के साथ सोशली बाहर जाना बहुत अच्छा लगता था, हाँ. लेकिन उनके वजन के कारण से हम नहीं जा सकते थे. Correct. उनको वाइफ को ये लगता था कि बाहर लोग सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं. Correct. हम कहीं सोशली मैरिज में जाएंगे तो उनको ये लगता था मैं जिस प्लास्टिक की चेयर पे बैठूंगी कहीं वो टूटेगी तो नहीं. Correct. हम अगर एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं तो वो जो एयरलाइन का बेल्ट है वो उन्हें डबल बेल्ट लगता है. हम अगर किसी मूवी में जा रहे हैं तो शी वॉज नॉट फिटिंग इन दैट चेयर ऑफ अ मूवी. और ये सारे चैलेंजेस उनके वजन कम होने के बाद निकल गए. तो आपको लगता है सर कि उसका जिंदगी चेंज हो गया, लेकिन हमारा जिंदगी चेंज हो गया क्योंकि आज हम दोनों ये हमारा लाइफ जी रहे हैं. Super. ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है. आई हैव वन सीनियर सिटीजन हु गॉट ऑपरेटेड एट आवर हैंड सेइंग दैट मेरे दोनों लड़कियां जर्मनी में हैं, Okay. एंड आई डोंट वांट टू बी लायबिलिटी टू देम, स्पेशली फ्रॉम माय हेल्थ पर्सपेक्टिव. Okay. तो मेरा वजन ज्यादा है और मेरे वजन के कारण अगर मुझे कोई बीमारी आई तो उन्हें उनका काम छोड़ के यहाँ आके मेरे साथ रहना पड़ेगा. Correct. He got treated for his obesity, he became normal, and now he is living a completely independent and happy life. Correct. तो ये जो डायमेंशंस है वो सारे डायमेंशंस का क्रेडिट मैं वो हर एक पेशेंट को देता हूँ जिन्होंने ये डिसीजन लेने का करेज दिखाया कि नो, आई वांट टू चेंज माय लाइफ, आई वांट टू चेंज माय लाइफ फॉर माई सेल्फ, and when my life will change, automatically my family's life will become better. Superb sir, very well said. Actually आपने जो बोला ना कि फैमिली की लाइफ चेंज होती है, वो हस्बैंड की लाइफ पूरी चेंज हो गई वाइफ के वेट के, और वाइफ कितना अपने आप को सेल्फ स्टीम कितना अच्छा हो गया होगा. करेक्ट. वरना ये जो दिन रात सोचते रहते ना मेरी वजह से हम बाहर नहीं आते, ये बहुत मतलब मेंटल हेल्थ, दे गो थ्रू अ ह्यूज मेंटल इश्यूज. और आज का जो वर्ल्ड है ना वो तो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है. करेक्ट. वी वांट आवरसेल्फ लुकिंग नाइस इन द मिरर. करेक्ट. हमें मिरर में, सोशल मीडिया में, सेल्फीज में अच्छा दिखना है. और अगर हमें अच्छा दिखना है तो आई एम नॉट सेइंग ओनली सर्जरी इज द सॉल्यूशन. प्रोबेबली दिस पॉडकास्ट इज द सॉल्यूशन, डाइट इज द सॉल्यूशन, एक्सरसाइज इज द सॉल्यूशन. Choosing correct choices in the life to maintain weight or correct weight and becoming healthy is the solution. Correct. Sir, if you can create a slogan for your medical practice, what would that slogan be? You should give me more points for if I create a rhyme. Okay. ढेरी जेवढी मोठी, आयुष्याची दोरी तेवढी छोटी. Okay. Longer the belt, shorter the life. Correct. So just focus on your waist circumference and you will be healthy. करेक्ट. जो आपने उसको कुछ एक वर्ड बोला था, सेंटर, क्या था वो, सेंट्रल ओबेसिटी. सो सेंट्रल ओबेसिटी पे काम करो. Yes. एंड यू विल बी हैप्पी इन लाइफ. सुपर्ब सर. इनफैक्ट आज हमारे ऑडियंस ने आपसे बहुत कुछ सीखा. लास्ट क्वेश्चन, अगर जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है, लर्न टू से नो. तो अगर किसी को वेट रिडक्शन करना है तो वो क्या 3-4 चीजें हो सकती है जिनको उन्होंने स्ट्रिक्टली नो मीन्स नो. आपने वो पिक्चर देखी होगी ना अमिताभ बच्चन की, पिंक, उसमें एक वो सेंटेंस है, नो मीन्स नो. तो वो कौन सी चीज को लोगों ने कंप्लीट नो बोलना चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि वेट गेन में जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें से कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें से एक है हमारे फ्रेंड्स.
सराउंडिंग. करेक्ट. ओके. सो हमारे सराउंडिंग में दो तरीके के फ्रेंड्स हैं. एक जो हमें कॉन्स्टेंटली अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, पार्टीज है. करेक्ट. और एक है जो हमें कॉन्स्टेंटली हेल्दी हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, ट्रेकिंग है. ओके. वी विल हैव टू लर्न टू से नो टू द रॉन्ग फ्रेंड्स. करेक्ट. 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 सेकंड इज द अट्रैक्शन ऑफ फूड. आज की तारीख में जो भी हमारे सामने फूड आते हैं उसमें से काफी सारे फूड आइटम्स ये कैलोरी रिच फूड आइटम्स है. करेक्ट. सो इफ वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट अमाउंट ऑफ कैलोरी आई एम कंज्यूमिंग एंड इफ यू कैन स्टार्ट सेइंग नो टू द एडिशनल कैलोरीज, लाइफ विल बिकम रियली रियली हैप्पी. सुपर. सुपर. सो ये दो चीजें भी अगर हम हमारी जिंदगी में करेंगे कि जो खाना आ रहा है उसमें से कैलोरी रिच खाना हम अवॉइड करें, और जो इजी अट्रैक्शंस आ रहे हैं उसको अगर हम अवॉइड करें, तो आई डोंट थिंक लाइफ विल बी डिफिकल्ट. करेक्ट. करेक्ट. मतलब अपने जबान का गुलाम मत बनो, अपने जबान पे कंट्रोल लाना सीखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ईटिंग बिकॉज ऑफ द टेस्ट फैक्टर एंड द फीलिंग फैक्टर rather than what is good for my body and my stomach. Superb. सर आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला. कंसिस्टेंसी, ओबेसिटी, मेंटल हेल्थ. आई थिंक वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स फॉर हेल्थ. आज जितने भी लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा होगा, अगर सच में इन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया तो देयर लाइफ कैन ट्रांसफॉर्म, एंड नॉट जस्ट देयर लाइफ, देयर एंटायर फैमिलीज लाइफ कैन ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ देम. Thank you, sir, for coming on our podcast and adding value in the life of our audience. Thank Pleasure you. is mine.